3 धातु एवं अधातु। अक्सर जब भी स्कूल की विज्ञान की किताबों का जिक्र होता है तो दिमाग में बस रटने वाले फॉर्मूले आते हैं। हाँ, रटने वाले फॉर्मूले और पीरियोडिक टेबल के कुछ बहुत ही नीरस से नाम। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य उस भ्रांति को पूरी तरह से तोड़ना है। हम उन मूल तत्वों की बात कर रहे हैं जो तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण से लेकर हमारे स्मार्टफोन के अंदर लगे नैनो चिप्स और अंतरिक्ष यानों के बाहरी कवच तक हर भौतिक चीज की बुनियाद है। सही कहा आपने। और दिलचस्प बात यह है कि जो चीजें बाहर से बहुत स्थिर और साधारण दिखती हैं, उनके परमाणुओं के स्तर पर एक बेहद हिंसक और ऊर्जा से भरी दुनिया मौजूद है। हम इस चर्चा में सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं गिनाएंगे, बल्कि ये देखेंगे कि ये तत्व एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं और कैसे इंसानों ने सदियों के प्रयोगों के बाद इनके इस बर्ताव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो चलिए इसके हर पहलू को खोल कर देखते हैं। शुरुआत धातुओं के उन भौतिक गुणों से करते हैं जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। जैसे कि आघातवर्ध्यता और तन्यता। हाँ, आघातवर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी और तन्यता यानी डक्टिलिटी। स्रोत सामग्री में सोने का वो मशहूर आंकड़ा है। ये तथ्य सच में चौंकाने वाला है कि केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर? ये सुनने में तो सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, लेकिन जब हम इसके वास्तविक उपयोग पर ध्यान देते हैं तो असली हैरानी होती है। बिल्कुल। और यहीं पर वो स्कूली परिभाषा एक बड़े औद्योगिक चमत्कार में बदल जाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सोना बहुत लचीला है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सोने के परमाणुओं के बीच का जो धात्विक बंध है, यानी मेटालिक बॉन्ड, वो इतना अनोखा और शक्तिशाली है कि वह टूटे बिना एक दूसरे के ऊपर खिसक सकता है। ओह, अच्छा। जी, और इसी बेजोड़ तन्यता की वजह से आज हमारे स्मार्टफोन्स और सुपर कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक सर्किट बिना टूटे काम कर रहे हैं। अगर सोना इतना डक्टाइल नहीं होता तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वजूद ही नहीं होता। ये तो डक्टिलिटी की बात हुई। और जहां तक आघातवर्ध्यता यानी मैलिबिलिटी की बात है, अंतरिक्ष यानों पर सोने की बेहद पतली पनियों का इस्तेमाल होता है। हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, ताकि अंतरिक्ष यात्री सूरज की भयंकर गर्मी से बच सकें। धातुओं का एक और बहुत ही आम गुण है ध्वनिक या सोनोरस होना। मतलब स्कूलों या पुराने मंदिरों की घंटियां हमेशा लकड़ी की बजाय धातु की ही होती हैं। हाँ, धातु की ही क्यों होती हैं? क्योंकि जब कोई कठोर चीज धातु से टकराती है तो धातु के भीतर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं और वही कंपन उस गूंज को पैदा करता है। लेकिन विज्ञान के ये सीधे साधे नियम तब ज्यादा मजेदार हो जाते हैं जब प्रकृति खुद ही अपने नियम तोड़ती है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि अपवादों में ही सबसे गहरा रहस्य छिपा होता है। मतलब विज्ञान में अपवाद ही सबसे दिलचस्प होते हैं। बिल्कुल। हम आमतौर पर मानकर चलते हैं कि धातुएं बेहद कठोर होती हैं। लोहे या तांबे को देखकर तो यही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आप पनीर की तरह आसानी से चाकू से काट सकते हैं। पनीर की तरह? जी हाँ, उनके परमाणु इतने ढीले जुड़े होते हैं कि वे कठोरता के सामान्य धात्विक नियम को ही नकार देते हैं। ये तो बहुत अजीब है। और अपवाद यहीं खत्म नहीं होते। धातुओं का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर बहुत अधिक होता है। लोहे को पिघलाने के लिए भयंकर भट्टी चाहिए। लेकिन गैलियम और सीजियम 2 ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना कम है कि हथेली की सामान्य गर्मी से ही ये पिघलकर तरल बन जाते हैं। मतलब बस हाथ पे रखने से पिघल जाएंगे। बिल्कुल। ये उनकी क्रिस्टल संरचना की कमजोरी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और मुझे लगता है कि ये अपवाद सिर्फ धातुओं तक सीमित नहीं है। अगर हम अधातुओं की तरफ देखें तो वहां भी नियम टूटते हुए नजर आते हैं। हाँ, अधातुओं की दुनिया भी काफी दिलचस्प है। अधातुएं आमतौर पर या तो गैस होती हैं जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, या फिर भंगुर ठोस अवस्था में होती हैं। टूट जाने वाली। हाँ, और उनमें धातुओं जैसी कोई चमक तो बिल्कुल नहीं होती। सामान्य तौर पर नहीं होती। लेकिन फिर भी आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्रिस्टलीय रूप में बेहद चमकदार होती है। आयोडीन चमकदार होती है जी। और ब्रोमीन इकलौती अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। लिक्विड फॉर्म में। बिल्कुल। लेकिन अगर अपवादों के राजा की बात करें तो वो निश्चित रूप से कार्बन है। ओहो, कार्बन। हाँ,
कार्बन एक अधातु है, लेकिन प्रकृति में इसके जो अलग अलग रूप हैं, जिन्हें अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं, वो अपनी ही कहानी कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और उसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। बहुत ज्यादा। वहीं उसी कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट इतना मुलायम है कि कागज पर घिसने से निशान छोड़ता है। हमारी पेंसिलों में जो होता है। वही। और सबसे बड़ी बात, अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का शानदार सुचालक है। सुचालक यानी कंडक्टर। ग्रेफाइट की ये सुचालकता ही तो उसे बैटरियों के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इतना खास बनाती है। बिल्कुल सही। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये भौतिक गुण सिर्फ प्रयोगशाला की बातें नहीं हैं। इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर है। हर जगह इनका उपयोग है। जैसे हम रोज अपनी रसोई में तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतरीन सुचालक हैं। खाना जल्दी पकता है। लेकिन उसी रसोई में बिजली के जो तार होते हैं, उन पर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की मोटी कोटिंग की जाती है। क्योंकि पीवीसी एक बेहतरीन कुचालक है। कुचालक यानी इंसुलेटर। हाँ, ये कुचालक कोटिंग उन तारों के अंदर दौड़ रहे खतरनाक इलेक्ट्रॉनों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। लेकिन ये सब तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब ये धातुएं अपने सुरक्षित माहौल से बाहर निकलकर हवा, पानी और अम्लों के संपर्क में आती हैं। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दुनिया को देखें, तो धातुओं का व्यवहार किसी एक्शन फिल्म के दृश्य से कम नहीं लगता। एक्शन फिल्म, बिल्कुल सही उपमा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले सोडियम और पोटेशियम के नरम होने की बात की थी, लेकिन स्रोत में एक चेतावनी भी दी गई है कि इन्हें हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में इसके किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही से भयानक आग लग सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये धातुएं नमी और ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा भूखी होती हैं कि जैसे सोडियम को खुली हवा में निकाला जाता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है प्रचंड गति से। वो हवा की नमी के साथ इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है कि तुरंत भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है, और इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। बाप रे। इसीलिए केरोसिन उस धातु के चारों ओर एक गैर प्रक्रियाशील आवरण बना देता है, ताकि वो हवा के संपर्क में ना आए। अच्छा, अब समझ में आया। लेकिन इसके ठीक उलट मैग्नीशियम का व्यवहार काफी अलग है। वो ठंडे पानी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसे प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए गर्म पानी की अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। बिल्कुल। और कैल्शियम का पानी के साथ बर्ताव तो भौतिकी के नजरिए से बहुत ही अजीब है। वो भारी धातु होने के बावजूद पानी में डूबने के बजाय तैरने लगता है। हाँ, ये घटना काफी लोगों को हैरान करती है। उस दृश्य को विजुअलाइज करना काफी मजेदार है। ऐसा लगता है जैसे भारी धातु अचानक हवा से हल्की हो गई हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हाँ, असल में प्रतिक्रिया से निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है, उसके छोटे छोटे बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और उसे किसी लाइफ जैकेट की तरह ऊपर सतह पर ले आते हैं। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और इन अलग अलग व्यवहारों को एक तार्किक धागे में पिरोने के लिए ही विज्ञान ने सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज का निर्माण किया है। ये सक्रियता श्रेणी असल में क्या है? ये कोई मनमानी सूची नहीं है, बल्कि यह तत्वों की अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंकने की तत्परता का एक नक्शा है। मतलब कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। बिल्कुल। पोटेशियम और सोडियम इस सूची में शीर्ष पर हैं, क्योंकि वे अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। और सोना और चांदी? सोना और चांदी इस सूची में सबसे नीचे हैं। वे अपने इलेक्ट्रॉनों को कसकर पकड़े रहते हैं, इसीलिए वे उत्कृष्ट या नोबल धातुएं कहलाती हैं। हजारों साल पुराने खजानों में मिला सोना आज भी इसलिए चमकता है क्योंकि वो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन या पानी के साथ किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन जो धातुएं इस सूची के बीच में हैं, जैसे एल्यूमिनियम, उनका तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, मध्य श्रेणी की धातुएं। हवा के संपर्क में आते ही एल्यूमिनियम खुद को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है। वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अपने ही ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली पारदर्शी परत बना लेता है। और इंसान ने एल्यूमिनियम की इसी प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को हैक कर लिया है। हैक कर लिया है? मतलब कैसे? एनोडीकरण या एनोडाइजिंग उसी हैक का नतीजा है।
उद्योगों में एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर विद्युत अपघटन के जरिए उस पर ऑक्साइड की परत को जानबूझकर मोटा किया जाता है। अच्छा। ये एक तरह का सेल्फ हीलिंग आर्मर है जो रसोई के बर्तन से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों को लंबे समय तक संक्षारण यानी कोरोजन से बचाता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। अब अम्लों के साथ धातुओं की प्रतिक्रिया की चर्चा भी कम रोमांचक नहीं है। बिल्कुल। यह तो एक सामान्य नियम है कि जब धातुएं किसी तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड के साथ मिलती हैं तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। ये हम स्कूलों में प्रयोग करके देखते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत एक बहुत ही अजीब अपवाद की ओर इशारा करता है। नाइट्रिक अम्ल या HNO3। जब धातुएं इसके संपर्क में आती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति बहुत आक्रामक है। आक्रामक? जी। यह एक अत्यंत प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस पैदा होने की कोशिश करती है, नाइट्रिक अम्ल तुरंत उसमें अपना ऑक्सीजन जोड़कर उससे पानी में बदल देता है। ओह! और खुद नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। यह एक बहुत ही तेज रासायनिक युद्ध है जो उस बीकर के अंदर चलता है। बहुत दिलचस्प है। हालांकि विज्ञान में हर नियम को तोड़ने वाला कोई ना कोई होता ही है। हाँ, अपवाद तो होते ही हैं। मैग्नीशियम और मैंगनीज इतने जिद्दी हैं कि अगर नाइट्रिक अम्ल को बहुत ज्यादा पतला यानी अति तनु कर दिया जाए तो वे उसे हराकर हाइड्रोजन गैस निकाल ही लेते हैं। इन रासायनिक युद्धों में एक और बहुत ही दिलचस्प रणनीति है, विस्थापन प्रक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पूरी तरह से ताकत और सक्रियता का खेल है। स्रोत में लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के नीले घोल का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया गया है। कील को घोल में डाला जाता है और कुछ देर बाद वो नीला रंग गायब होने लगता है। और कील पर भूरे रंग का तांबा चिपक जाता है। बिल्कुल। लोहा सक्रियता श्रेणी में तांबे से ऊपर है, इसलिए वो सीधा तांबे को उसके यौगिक से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। हाँ। और उसकी जगह खुद ले लेता है। ये विस्थापन सिर्फ रंग बदलने का कोई जादू नहीं है। तो इसका कोई औद्योगिक उपयोग भी है? बहुत बड़ा उपयोग है। औद्योगिक स्तर पर इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके अयस्कों से धातुओं को अलग किया जाता है। अधिक सक्रिय तत्व का उपयोग करके कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से निकालकर मूल रूप में प्राप्त करना धातु कर्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो बात हुई कि धातुएं पानी, अम्लों या अन्य यौगिकों के साथ कैसे लड़ती हैं। लेकिन जब एक धातु और एक अधातु आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी हमारे रोजमर्रा के नमक का ही उदाहरण लें तो इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रह्मांड में हर परमाणु बस स्थिरता की तलाश में है। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। हाँ, धातुओं के पास उनकी बाहरी कक्षा में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वे अपने से दूर करना चाहते हैं ताकि वे स्थिर हो सकें। दूसरी तरफ अधातुओं की बाहरी कक्षा में जगह खाली होती है। उन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए उन इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है। तो ये एक परफेक्ट मैच बन जाता है। बिल्कुल। धातु अपना इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आवेश वाला धनायन यानी कैटायन बन जाता है और अधातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आवेश वाला ऋणायन यानी एनायन बन जाता है। और चूंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को शक्तिशाली चुंबक की तरह खींचते हैं, वे आपस में बेहद मजबूती से जुड़ जाते हैं। एकदम सही। उस भयानक खिंचाव को ही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये बल कोई मामूली चीज नहीं है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि इन आयनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए यानी इनके गलनांक और क्वथनांक तक पहुंचने के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो यही कारण है कि आयनिक यौगिक आमतौर पर ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। जी बिल्कुल। मतलब जब आप नमक के एक बड़े क्रिस्टल पर हथौड़ा मारते हैं तो वो धातुओं की तरह पिचकता नहीं है, बल्कि सीधे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। क्योंकि दबाव पड़ने पर समान आवेश वाले आयन एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को धकेलने लगते हैं। आयनिक यौगिकों की एक और बहुत खास बात है जो अक्सर लोगों को चौंकाती है, उनकी विद्युत चालकता। हाँ, ये काफी रोचक है। ठोस अवस्था में वही नमक बिजली का बिल्कुल भी सुचालक नहीं होता। लेकिन अगर उसी नमक को पानी में घोल दिया जाए या बहुत अधिक तापमान पे पिघला दिया जाए
तो वो अचानक एक बेहतरीन कंडक्टर बन जाता है। इसका सीधा सा कारण है आयनों की गतिशीलता। गतिशीलता। हाँ, ठोस अवस्था में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हावी होता है कि सारे आयन अपनी जगह पर मजबूती से लॉक रहते हैं। और बिना हिले डुले चार्ज या बिजली कैसे बहेगी? सही बात है। लेकिन जब हम उसे पिघलाते हैं या पानी में डालते हैं तो पानी के अणु उस इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को कमजोर कर देते हैं। अच्छा। आयन आजाद होकर पूरे घोल में तैरने लगते हैं और बिजली को प्रवाहित होने का एक खुला रास्ता मिल जाता है। ये बहुत ही कमाल का सिद्धांत है और इसका असर हमारी मोबाइल की बैटरी तकनीक से लेकर समुद्री जल से होने वाले विशाल इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट तक हर जगह देखने को मिलता है। बिल्कुल। चलिए, परमाणुओं और आयनों के इस सूक्ष्म स्तर से अब थोड़ा बाहर आते हैं। जमीनी स्तर पर। जमीन के अंदर गहराई में मौजूद खनिजों से लेकर हमारी मेज पर रखे स्टेनलेस स्टील के कप तक का सफर कैसे तय होता है? ये धातु कर्म का विषय है। स्रोत सामग्री में खनिज और अयस्क यानी मिनरल्स और ओर्स के बीच एक बहुत ही व्यावहारिक अंतर समझाया गया है। खनिज तो वो सभी प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुएं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। हाँ। लेकिन हर खनिज से धातु निकालना फायदे का सौदा नहीं होता। अयस्क वो खास खनिज हैं जिनमें धातु की मात्रा बहुत अधिक होती है और जिनसे धातुओं को व्यापारिक स्तर पर और आसानी से निकाला जा सकता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। क्या? कि जमीन से निकले उन मिट्टी और अशुद्धियों से भरे पत्थरों से हम शुद्ध चमचमाती धातु कैसे हासिल करते हैं? ये एक जटिल प्रक्रिया लगती है। धातु कर्म या मेटलर्जी का पूरा विज्ञान उसी सक्रियता श्रेणी पर ही टिका है जिसकी हमने पहले बात की थी। रिएक्टिविटी सीरीज? जी। जो धातुएं श्रेणी में सबसे नीचे हैं, जैसे पारा या सोना, वे बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। इसलिए उनका निष्कर्षण अपेक्षाकृत आसान है। पारे का एक उदाहरण स्रोत में दिया गया है। हाँ, पारे के सल्फाइड अयस्क सिनाबार को ही लीजिए। इसे महज हवा की मौजूदगी में भट्टी में गर्म करने से ही शुद्ध पारा मिल जाता है। ये तो काफी आसान है। लेकिन मध्य श्रेणी के धातुओं के लिए, जैसे जिंक या लोहा, इंजीनियरों को दो भारी भरकम औद्योगिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। भर्जन और निस्तापन। बिल्कुल। हाँ, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। भर्जन में सल्फाइड अयस्कों को हवा की भारी मौजूदगी में अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि वे ऑक्साइड में बदल जाएं। औद्योगिक प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य धातु को उसके ऑक्साइड रूप में लाना है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? सीधे धातु क्यों नहीं निकालते? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीनना यानी उसका अपचयन करना रासायनिक रूप से कहीं अधिक आसान और सस्ता होता है। ओह, ये तो अर्थशास्त्र और विज्ञान का बेहतरीन तालमेल है। जी, कार्बन या कोक का इस्तेमाल करके उस ऑक्सीजन को हटा लिया जाता है और हमें एक कच्ची धातु मिल जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी दुनिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, विशाल पुल और गगनचुंबी इमारतें इसी वजह से खड़ी हैं क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर अयस्कों का भर्जन और निस्तापन करना सीख लिया है। लेकिन इतनी मेहनत और ऊर्जा लगाकर धातु निकालने के बाद एक नई लड़ाई शुरू होती है, संक्षारण या करोजन से बचाने की लड़ाई। हाँ, जंग लगने की समस्या। हमने अक्सर देखा है कि कैसे एक मजबूत लोहे का पुल अगर बिना पेंट या देखभाल के छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे जंग खाकर भुरभुरा हो जाता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि लोहे पर जंग लगने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी की नमी दोनों की एक साथ उपस्थिति बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर सिर्फ सूखी हवा हो या सिर्फ उबला हुआ पानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो तो लोहा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेकिन संक्षारण सिर्फ लोहे की समस्या नहीं है। और किन धातुओं में ये होता है? तांबे के बर्तनों पर समय के साथ जो हरी परत जम जाती है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ प्रतिक्रिया का परिणाम है। अच्छा। वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। और चांदी की चमक भी हवा में मौजूद सल्फर के आगे फीकी पड़ जाती है जिससे उस पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमेशा इन शुद्ध की गई धातुओं को वापस उनके यौगिक रूप में धकेलने की कोशिश कर रही है। ये एक निरंतर युद्ध है प्रकृति और मानव इंजीनियरिंग के बीच। या एलॉयज बनाने की कला। एलॉयज ने पूरी दुनिया बदल दी है। अपनी मनचाही धातु पाने के लिए हमने प्रकृति के दिए गए तत्वों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया। शुद्ध लोहा बहुत ही नरम होता है, गर्म होने पर वो रबर की तरह खिंच सकता है। अगर सिर्फ शुद्ध लोहे की इमारतें या गाड़ियां बनती तो वो अपने ही वजन से ढह जाती हैं। हाँ,
लेकिन अगर उस लोहे में महज 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वो एकदम से कठोर और मजबूत स्टील में बदल जाता है। इतना सा बदलाव और इतना बड़ा असर। बिल्कुल। और अगर हमें संक्षारण से पूरी तरह मुक्ति चाहिए तो हम उसी लोहे में क्रोमियम और निकेल मिला देते हैं, जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता। जी, ये मूल रूप से परमाणुओं के स्तर पर की गई इंजीनियरिंग है। आभूषणों की दुनिया में भी यही विज्ञान काम करता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि उसके गहने आसानी से मुड़ जाएंगे, ये टूट जाएंगे। हाँ, वो आभूषण बनाने के लिए व्यावहारिक नहीं है। इसलिए उसे कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी चांदी या तांबा मिलाकर उसे 22 कैरेट का बनाया जाता है, ताकि वो अपनी बनावट बरकरार रख सके। इसके और भी कई उदाहरण हैं। पीतल यानी ब्रास भी तांबे और जस्ते का एक बहुत ही उपयोगी मिश्रातु है। और बिजली के तारों को आपस में जोड़ने के लिए जिस सोल्डर का इस्तेमाल होता है वो सीसा और टिन का मिश्रातु है। सोल्डर की खूबी ही यही है कि उसका गलनांक कितना कम होता है कि वो मुख्य तारों को नुकसान पहुंचाए बिना ही आसानी से पिघलकर उन्हें जोड़ देता है। इसके अलावा पारे को जब किसी अन्य धातु के साथ मिलाया जाता है तो उस मिश्रातु को अमलगम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक दांतों की कैविटी भरने के लिए होता रहा है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब इसका निष्कर्ष क्या है? हाँ, आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि धातु और अधातु सिर्फ पीरियोडिक टेबल के कुछ रैंडम नाम या रटने वाले तथ्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1 ग्राम सोने की बेजोड़ तन्यता जो हमारे फोन को चलाती है, सक्रियता श्रेणी का वह विज्ञान जो हमें एल्यूमिनियम को सुरक्षित करने की तकनीक देता है, और आयनिक यौगिकों का वह मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बंधन जो हमारे आसपास की हर ठोस चीज को आकार देता है। ये सभी वो बुनियादी नियम हैं जिन पर हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता टिकी है। एकदम सही। जमीन से निकले एक गंदे अयस्क से लेकर हमारे हाथों में मौजूद चमचमाते डिवाइस और जंगरोधी स्टेनलेस स्टील तक का सफर रासायनिक प्रतिक्रियाओं और इंसानी इनोवेशन की एक बेहद शानदार कहानी है। अगर हम इन स्रोतों से थोड़ा आगे बढ़कर भविष्य की ओर देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे इंसान पीढ़ियों से धातुओं में थोड़ा सा कार्बन या क्रोमियम मिलाकर उनके प्राकृतिक गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह बदलता आया है। हाँ, हमने मिश्रातु बनाने की कला देखी। तो जरा सोचिए, जब हम नैनो टेक्नोलॉजी के इस युग में प्रवेश कर चुके हैं जी, तो भविष्य में जब हम इन पारंपरिक धातुओं को अत्याधुनिक कृत्रिम अधातुओं या ग्राफीन जैसे नैनो मटेरियल्स के साथ सूक्ष्म स्तर पर मिलाएंगे तो अगली पीढ़ी के सुपर मटेरियल कैसे होंगे? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। क्या हम ऐसी धातुएं बनाएंगे जो दरार पड़ने पर हमारे शरीर के घावों की तरह खुद ब खुद अपनी मरम्मत कर लेंगी, या फिर ऐसे आवरण बनाएंगे जो स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत होने के बाद